हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पहले के टॉपिक की तरह भौतिक विज्ञान के बारे में। तो आज हम आपके सामने भौतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक अर्थात स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला टॉपिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है कि कोई भी वस्तु या कण, उसका एक गुण होता है। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु या कण का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, दो तरह के क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश की परिभाषा देखें तो आवेश की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी वस्तु या कण का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, इसे हम क्या कहते हैं? आवेश। या फिर इसकी परिभाषा देखें तो क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? तो जब दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुएं हैं, जैसे मान लो दो छड़े हैं, जैसे हम पहले बचपन में स्केल को सर में बालों में रगड़ते थे तो उनमें क्या आवेश उत्पन्न होते थे। तब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे क्या आवेशित हो जाती है, जिसके कारण वे किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। किसी तीसरी वस्तु को या अन्य वस्तु को क्या करती है? या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। और वस्तु में यह गुण आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। वस्तु में यह गुण क्या है? आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है। और आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। कूलमा नहीं होता है, ये मिस प्रिंटिंग है। क्या होता है? कूलाम। तो आप इसे याद रखिएगा, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। अब आवेश तो हमने देख लिया कि या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो इसी आधार पर आवेश क्या दो प्रकार के होते हैं। एक तो धन आवेश जिसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक होता है हमारा ऋण आवेश जिसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। एक एक करके हम इन चार्ज के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। धनावेश या पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे? वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जिससे उसमें क्या धनावेश की मात्रा बढ़ती है, तो उसे धनावेश कहेंगे। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं जिससे उनमें धनावेश की मात्रा बढ़ती है, उसे धनावेश कहेंगे। इसका उल्टा ऋणावेश किसे कहेंगे? ऋणावेश अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं जिससे उनमें ऋणावेश की मात्रा बढ़ती है, क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। धनावेश में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज़्यादा होती है। धनावेश में क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या में अधिक होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या तुलना में ज़्यादा होती है, जबकि धनावेश में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में ज़्यादा होती है। अब धनावेश को क्या कहते हैं? दाता। धनावेश को क्या कहते हैं? दाता, जो इलेक्ट्रॉनों को दान कर देता है अर्थात त्याग कर देता है। जबकि ऋणावेश को क्या बोलते हैं? ग्राही, अर्थात वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके पास बढ़ जाते हैं। एक प्रोटॉन की बात करते हैं। एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस कूलाम होता है। ठीक है, तो उसका धनावेश कितना होता है? एक प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। और प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब ऋणावेश की बात करें तो इस पर कितना कूलाम होता है? उसका तो धनावेश होता था, तो इसका ऋणावेश होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का ऋणात्मक कूलाम होता है। तो आप इस मान को याद रखेंगे। अब आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थों के प्रकार की बात करते हैं। तो आवेश किस में प्रवाहित हो सकते हैं, किस में प्रवाहित नहीं हो सकते, इस आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके प्रकार हम देखेंगे। आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे चालक होते हैं, एक अचालक होते हैं, एक अर्धचालक होते हैं। एक तो हमारे अचालक होते हैं, एक अर्धचालक होते हैं और एक अर्धचालक होते हैं। तो इस तरह हमने 3 भागों में से बांट दिया आवेश के आधार पर। तो एक एक करके इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले चालकों के बारे में बात करते हैं। चालकों के बारे में बात करें तो चालक किसे कहते हैं? तो चालक किसे कहते हैं? चालक वो पदार्थ होते हैं। चालक किसे कहते हैं? चालक अर्थात कंडक्टर किसे कहते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। क्या होता है इसमें? आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है
उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे कि धातुएं, धातु में जैसे चांदी जिसको अर्जेंटम कहते हैं, तांबा जैसे कॉपर, सोना औरम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम। तो धातुएं जैसे हमारी चांदी, चांदी को Ag से लिखा जाता है अर्जेंटम, तांबे को कॉपर Cu, सोने को औरम Au और एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। फिर आता हमारा अधातु में, अधातु आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल में हमारे किसको गिना जाता है, ग्रेफाइट को। किसे गिना जाता है, ग्रेफाइट को। फिर आता हमारा ह्यूमन बॉडी अर्थात मानव शरीर, अम्लीय जल। तो इस प्रकार के उदाहरण हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। अब चालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड, दो तरह के बैंड होते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। चालन बैंड में क्या करते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इसलिए चालक में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। अर्थात चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। चालन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो आपने ये चीज़ देख ली है चालक की। तो अचालक की बात करते हैं। अचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे कि हमारी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, आसुत जल, हीरा, ये कौन से पदार्थ है जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको अचालक कहा जाता है। जैसे कि हमारे लकड़ी है, प्लास्टिक, रबर, आसुत जल, हीरा, इनको हम क्या है, अचालक की श्रेणी में गिनते हैं। अचालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में ऊर्जा का अंतर पाया जाता है। अचालक में क्या होता है, चालन बैंड और संयोजी बैंड में क्या होता है, ऊर्जा का अंतर पाया जाता है, इसलिए उनको अचालक कहते हैं। फिर इसके बाद लेते हैं हम किसे, अर्धचालकों को। इसके बाद हम अर्धचालकों को लेते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक अर्थात वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें चालक और अचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। जैसे कि हम इसके अंदर किन किन उदाहरणों को गिनते हैं, इनके अंदर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण को गिनते हैं। किन्हें, सिलिकॉन और जर्मेनियम उदाहरण को गिनते हैं। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ती है। अशुद्धियाँ मिलाने पर अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ाओगे तो आप अर्धचालक की चालकता बढ़ा सकते हो, साथ ही साथ अशुद्धियाँ मिलाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। अर्धचालक में जब चालन बैंड और संयोजी बैंड की बात करें तो इसमें ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। तो हमने तीनों चीज़ देख ली, चालक, अचालक और अर्धचालक। चालकों के अंदर तो क्या है, ये ओवरलैप करते हैं, इसलिए क्या होता है, इनमें ऊर्जा का अंतर बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही साथ क्या, जो अचालक होते हैं ये थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए उन ऊर्जा का अंतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि अर्धचालकों में ये ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। अब हमारा मूल टॉपिक, जिसके जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, वो क्या, हमारा स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के बारे में। तो हमारा मेन टॉपिक है धारा विद्युत और स्थिर विद्युत के बारे में बात करें। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्थिर विद्युत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विद्युत की शब्द आता है, तो विद्युत की जिसमें आवेश पदार्थ की सतह पर स्थित होता है। विद्युत की जिसमें आवेश क्या होता है, पदार्थ की सतह पर स्थित रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर रहता है, उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। स्थिर विद्युत की दो स्थिर वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, रबिंग की जाती है, तो उसकी वजह से उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत की क्या होता है, दो स्थिर वस्तुओं को जब परस्पर रगड़ा जाता है तो उसके कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने देखा कि पहले क्या होता था, जैसे कोई कंघा है उसको हमने सर में चलाया, सर में चलाने से क्या हुआ, उसमें आवेश का स्थानांतर हमारे बालों से हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, जब उस कंघे को आप कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो कंघा उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसे हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत की। क्यों, क्योंकि रबिंग करने से, रगड़ने से ये उत्पन्न हो रहा है। फिर आगे बात करें, स्थिर वस्तुओं के मध्य विभवांतर के कारण स्थिर विद्युत की उत्पन्न होती है। स्थिर वस्तुओं में क्या होता है, विभवांतर पाया जाता है, और विभवांतर के कारण क्या होता है, स्थिर विद्युत की उत्पन्न होती है। जब हम गुब्बारों को बालों से रगड़ते हैं तब ऋणावेश का स्थानांतर बालों से गुब्बारे की तरफ हो जाता है।
क्या होता है, ऋणावेश का स्थानांतर कहाँ से कहाँ हो जाता है, बालों से गुब्बारे की तरफ हो जाता है। ऋणावेश बालों के परमाणुओं से गुब्बारे के परमाणुओं की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। जब बालों के परमाणु होते हैं वहाँ से ऋणावेश कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, गुब्बारे के परमाणु की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, जिससे बालों के परमाणु क्या हो जाते हैं, धनावेशित हो जाते हैं। जिससे क्या होते हैं, बालों के परमाणु धनावेशित हो जाते हैं तथा गुब्बारे के परमाणु ऋणावेशित हो जाते हैं। जैसे बालों के परमाणु तो धनावेशित हो जाते हैं और गुब्बारे के परमाणु ऋणावेशित हो जाते हैं। तो इससे क्या हम कहते हैं, स्थिर विद्युत की रबिंग करने के कारण या रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। तो उदाहरण में हमने कंघा भी देख लिया, साथ ही साथ गुब्बारे का उदाहरण भी देख लिया। अब इनसे संबंधित एक नियम आता है जिसे कूलाम्ब का नियम भी कहते हैं। अब कूलाम्ब का नियम किससे कहते हैं तो वो देख लेते हैं। दो आवेशित कणों के मध्य, सबसे पहले ये लाइन कहाँ से शुरू होती है, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण। ठीक है, तो दो शब्द देखे हमने। पहली बात, दो आवेशित कणों के बीच की बात कर रहे हैं और उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं, उनके बीच में लगने वाले विद्युत बल की। तो उसका परिमाण क्या है, दोनों कणों के आवेश के गुणनफल। आवेश अर्थात ये दो आवेश है, एक तो Q1 है और एक Q2 है। तो दो आवेश देख लिया आपने, Q1 और Q2। तो दोनों आवेशों का जो गुणनफल है कर दिया हमने। इसके तो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसके तो क्या समानुपाती होता है। तो परिमाण अर्थात F हो गया। F के किसके पर समानुपाती होता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही उनके बीच की जो दूरी है अर्थात R, क्या R, उसका वर्ग अर्थात स्क्वायर लगा दिया, उसका व्युत्क्रमण अर्थात बट्टे में है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम्ब का नियम कहते हैं। यदि आपने फिजिक्स या मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला जो विद्युत वाहक बल है या विद्युत बल है, इसका परिमाण क्या होगा, दोनों कणों के जो आवेश है उनके तो गुणनफल के समानुपाती होगा। साथ ही साथ उनके जो मध्य की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, कूलाम्ब का नियम कहते हैं। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं जिसे K कहते हैं। और K का मान क्या होता है, कूलाम्ब नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ कूलाम्ब क्या होता है, नियतांक है। अब प्लस प्लस चार्ज क्या करते हैं, प्लस प्लस चार्ज और माइनस माइनस चार्ज ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सेम। और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान चार्ज या समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं धारा विद्युत की। अब तक आपने बात की किसकी, स्थिर विद्युत्की की बात की थी। अब धारा विद्युत्की की बात करते हैं। धारा विद्युत्की क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ में आवेश या इलेक्ट्रॉन, इसके प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ में आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा का सूत्र क्या होगा, धारा का सूत्र अर्थात I क्या होता है, ΔQ/ΔT। अर्थात जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब बात करें विद्युत धारा की दिशा क्या है, धनावेश के प्रवाह की दिशा के समान होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धनावेश के प्रवाह की दिशा के समान होती है। और विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश के प्रवाह की दिशा होती है, उसके विपरीत होती है, जबकि धनावेश के प्रवाह की दिशा के समान होती है। विद्युत धारा की बात करें तो ये क्या होती है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मात्रक क्या है, एम्पियर है। अब आप यदि किसी मशीन के जरिए विद्युत धारा को मापन करना चाहते हो तो विद्युत धारा का मापन के लिए किस मशीन या किस यंत्र का उपयोग करोगे, तो इसके लिए आप एमीटर का प्रयोग करोगे। तो विद्युत धारा का मापन के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, इसके मापन के लिए आप एमीटर का प्रयोग करोगे, अर्थात एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब एमीटर की बात करें तो एमीटर को फिर परिपथ में लगाएंगे कहाँ पे, तो एमीटर को आप लगाओगे श्रेणी क्रम में। ये आगे आप समझ जाओगे श्रेणी क्रम शब्द का अर्थ क्या होता है और एमीटर का क्या होता है। तो ये आप आगे आप इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अभी इनको याद कर लीजिए कि एमीटर को कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। अब एक सवाल आता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। जैसे कोई कहते हैं ना कि एम्पियर इतने कितने एम्पियर धारा बह रही, इसमें 1 एम्पियर धारा बह रही है। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का अर्थ होता है यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से
क्या होता है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड प्रवाहित होते हैं। कितने? 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन क्या है, हर सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी दिष्ट धारा, एक होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में कुछ अंतर होता है, तो अंतर के बारे में बात करते हैं। परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए कि आपकी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, तो आप इनका अंतर बताइए। तो अंतर बताएंगे क्या? यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव समान बनी रहती है, हमेशा एक जैसी रहती है, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या हमेशा समान बनी रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। और यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एकांतर रूप से परिवर्तित होती रहती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा घरों में काम आती है। जबकि दिष्ट धारा क्या होती है? जैसे सेल होते हैं ना, उनके अंदर काम आती है। तो इसमें क्या है, इसमें विद्युत धारा की दिशा हमेशा समान बनी रहती है, उसे दिष्ट धारा कहेंगे। और यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एकांतर रूप से बदलती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा की खोज किसने की थी? दिष्ट धारा की खोज हमारे एडिसन ने की थी। हमारे किसने की थी? एडिसन ने दिष्ट धारा की खोज की थी। जबकि प्रत्यावर्ती धारा की खोजकर्ता किसने की थी? निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला ने तो प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी, जबकि दिष्ट धारा की खोज किसने की थी? एडिसन ने। अब इन धाराओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दिष्ट धारा का उपयोग आप शुष्क सेल में करते हो और डैनियल सेल में करते हो। कहाँ का? शुष्क सेल और डैनियल सेल के अंदर दिष्ट धारा का उपयोग करते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग आप घरेलू विद्युत आपूर्ति के अंदर करते हैं, जैसे घरों के अंदर लाइट आती है उसका। तो आप ये देख सकते हैं, जब सदैव नियत बनी रहती है धारा की दिशा, तो इसे दिष्ट धारा कहेंगे। जबकि बदलती रहती है, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो आप इस चित्र को भी याद कर सकते हैं। चित्र से आप चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। आगे हम बात करें इसके, तो जो एसी धारा अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसको दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए। और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दिष्ट धारा को जो प्रत्यावर्ती धारा में, अर्थात जो हमारी बैटरियाँ होती हैं, बैटरियों में जो लाइट होती है, उस लाइट का उपयोग जब हम घरों के लिए करते हैं, तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? इन्वर्टर लगाना पड़ता है। तो इन्वर्टर क्या करता है? उस लाइट का उपयोग हमारे जो उपयोग लेने लायक लाइट के अंदर करता है। अब भारत में क्या है? विद्युत आपूर्ति के कुछ मानक होते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति के कुछ मानक है, और वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। अर्थात यदि हमारे घरों के अंदर जो लाइट जाएगी, उसकी आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, और वोल्टेज कितना होना चाहिए? 220 वोल्टेज। वोल्टेज तो 220 होना चाहिए, और आवृत्ति कितनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। ये आपको याद होनी चाहिए। अब बात होती है विद्युत विभव की। विद्युत विभव की हम बात करें, किसे कहते हैं? तो एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में। तो आपकी कीवर्ड इसको याद होनी चाहिए। एकांक धनावेश को हम क्या करें? अनंत से लेके आ रहे हैं। क्या करें? एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक? किसी भी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं। अब इतना सब कार्य लेके आ रहे हैं, अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को लेके आ रहे हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में ला रहे हैं, तो हमें वो एक बल की जरूरत पड़ेगी। तो उस बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल लगाया गया है, उस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? विद्युत विभव कहलाता है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मापन क्या है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत विभव का मापन क्या होता है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समानांतर श्रेणी में लगाया जाता है, जबकि जो हमारा एमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को क्या है? समांतर श्रेणी में लगाया जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है।
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। विद्युत विभव क्या होता है? एक अदिश राशि है। क्या है? विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं विभवांतर की। अब बात करें क्या? विभवांतर की। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। हम क्या कर रहे हैं? विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ये एक बॉक्स है, ये क्या है? बॉक्स का अर्थात ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र हमने एकांक धनावेश ये है, इस धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आए, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आए। अब बाह्य रूप से हमने बहुत सारा कार्य किया इसको, ताकि हम इसको यहाँ से और यहाँ तक ले लाने में बहुत सारा कार्य करना पड़ा। उस कार्य को तो हम विद्युत विभव कहते हैं। उसको तो हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव। तो विभव के अंदर तो हम बाहर से लेके आ रहे हैं धनावेश को, लेकिन जो विद्युत विभवांतर है उसमें हम क्या करेंगे? एक धनावेश विद्युत क्षेत्र में दूसरा, तो विद्युत क्षेत्र में ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बाहर से कहीं से भी नहीं लेके जा रहे। तो कार्य तो दोनों में ही करना पड़ेगा। तो जब बाहर से लाएंगे तो उसे तो हम कहेंगे विद्युत विभव, और जब अंदर ही अंदर करेंगे तो विभवांतर। तो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विभवांतर का मापन क्या है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विभवांतर क्या है? एक अदिश राशि है। विभवांतर क्या है? एक अदिश राशि है। विभवांतर क्या है? एक अदिश राशि है। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल की बात करें हम, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत परिपथ में क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो आवश्यक बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। विद्युत वाहक बल की जो आपूर्ति बैटरी या जनरेटर के द्वारा की जा सकती है। भाई आप विद्युत वाहक बल की आपूर्ति मतलब ज़रूरत है वो किन के द्वारा पूरी की जा सकती है? जनरेटर होते हैं, बैटरियाँ होती हैं, इनके जरिए आप इनकी आपूर्ति कर सकते हो। अब सेल या बैटरी की बात करते हैं। कभी कभी परीक्षा में आ जाता है सेल या बैटरी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं, कितने प्रकार की बैटरियाँ होती है, तो वो देख लेते हैं। तो वो उपकरण जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो उसे बैटरी या विद्युत सेल कहते हैं। जो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सेल या बैटरी। अब आगे बात करते हैं बैटरी या सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। बैटरी या सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। बैटरी या सेल क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। पहले आता प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल की बात करें तो प्राथमिक सेल को क्या रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, लेकिन विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। अर्थात ये कन्वर्जन आप एक ही बार कर सकते हो, बार बार नहीं। जैसे कि हमारे जो शुष्क सेल होते हैं, डेनियल सेल होते हैं, जैसे आप पुराने सेल देखते होंगे घड़ियों के, जैसे एवरेडी के सेल, जिनको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते। उनको एक बार काम में लेने के बाद आपको उनको फेंकना होता था। जैसे आप पुराने सेल होते थे, जैसे रेडियो के अंदर मोटे मोटे सेल लगते थे, तो शुष्क सेल वो कहलाते थे। तो उनको आप एक बार काम में लेने के बाद दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरे सेल होते हैं हमारे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल में क्या होता है? इसका रिचार्ज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हमारे एल्युमिनियम की बैटरियाँ आती है, लिथियम की बैटरी जो मोबाइलों के अंदर लगती है। बहुत सारे उपकरण ऐसे हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो बार बार, तो उनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल। तो इस तरह हमने इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था सेलों के, उनके बारे में देखा। अब हमारा जो मेन टॉपिक था उसके बारे में वापस बात करते हैं। हमारे जो स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की उसमें क्या अंतर है? स्थिर विद्युत की और धारा विद्युत की में क्या अंतर है, तो अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिर विद्युत की, फिर धारा विद्युत की बात करेंगे। तुलना का स्तर भी देखेंगे, किस आधार पर हम इनकी तुलना कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा के आधार पर भी इनमें अंतर किया जा सकता है। कैसे? विद्युत की जिसमें आवेश पदार्थ की सतह पर स्थित होता है उसे स्थिर विद्युत की कहते हैं। आवेश कहाँ होता है? इसमें पदार्थ की सतह पर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। जबकि आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा विद्युत की या विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं?
धारा विद्युत्की या विद्युत धारा कहा जाता है। अब स्थिर विद्युत्की के कारण क्या है? स्थिर विद्युत्की में क्या हो, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर की तरफ स्थानांतरित होने से उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत्की में क्या, ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ स्थानांतरित होने से उत्पन्न होता है, जबकि धारा विद्युत्की क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। धारा विद्युत्की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। पदार्थ की बात करें तो स्थिर विद्युत्की क्या, चालक और अचालक। पदार्थ की बात करें तो स्थिर विद्युत्की चालक और अचालक दोनों में उत्पन्न होती है, जबकि धारा विद्युत्की केवल चालक में उत्पन्न होती है। धारा विद्युत्की क्या होती है, केवल चालक में उत्पन्न होती है, जबकि स्थिर विद्युत्की क्या होती है, केवल चालक और अचालक दोनों में उत्पन्न होती है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। स्थिर विद्युत्की में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित ही नहीं होता। स्थिर विद्युत्की में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता, जबकि धारा विद्युत्की में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब समय की बात करते हैं, समय अवधि की। समय अवधि की बात करते हैं, स्थिर विद्युत्की का अस्तित्व कम समय तक ही रहता है, अर्थात इसका प्रभाव क्या होता है, कम समय तक ही रहता है। धारा विद्युत्की का अस्तित्व क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। धारा विद्युत्की का क्या होता है, अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। अब इनका मापन की बात करते हैं, इनका मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मापन की यदि हम बात करें तो स्थिर विद्युत्की का मापन हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। जबकि धारा विद्युत्की का मापन हम कैसे कर सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल मीटर होते हैं ना, इनके माध्यम से भी कर सकते हैं। किनके द्वारा, जो एनालॉग और डिजिटल मीटर होते हैं, इनके माध्यम से भी आप इनका मापन कर सकते हो। अब उदाहरणों की बात करें, आकाश में जो बिजली चमकती है, आकाश में जो बिजली चमकती है, गुब्बारों को बालों से रगड़ते हैं तो उनको रगड़ने के कारण जो उत्पन्न होता आवेश, वह स्थिर विद्युत की होता है। जबकि घरों में विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, लाइट आदि चलाने में जो विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, धारा विद्युत्की का उपयोग करते हैं। तो हमने धारा विद्युत्की और स्थिर विद्युत्की के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध की। किसकी, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह में जो उत्पन्न होता है ना विरोध, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत परिपथ विद्युत प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत प्रवाह के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विभिन्न परमाणुओं तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, जिसके कारण उनके प्रभाव में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। और ओम को क्या होता है, इससे डिनोट किया जाता है, इस तरह लिखा जाता है। ये देखा आपने, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ओम कहा जाता है। और ओम का सूत्र क्या होता है, ओम का सूत्र क्या होता है, ये रो है बरा इंटू 1/A। ए का अर्थ होता है सरफेस, अर्थात जितना उसका क्षेत्रफल है उससे हम ए को डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, प्रतिरोध बराबर आर। आर का अर्थ क्या, आर बराबर क्या होता है, रो 1/A या फिर रो बटा ए। अब प्रतिरोध को कुछ चीज़ें प्रभावित करती है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, अर्थात हमने देख लिया जो आवेश के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट करते हैं। फिर लंबाई, लेंथ, क्षेत्रफल, एरिया, तापमान, टेम्परेचर। तो ये चारों किस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले प्रतिरोधकता की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें, प्रतिरोधकता की बात करते हैं, जिसे रो से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोधकता का मान अधिक होगा तो चालक पर प्रतिरोध भी ज़्यादा लगेगा। तो चालक पर प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, अर्थात प्रतिरोधकता का मान अधिक होने पर चालक का प्रतिरोध भी अधिक हो जाता है। लंबाई या लेंथ की बात करें तो लंबाई बढ़ाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ेगा किससे, एल से। एल अर्थात लेंथ। फिर क्षेत्रफल की बात करें
चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? क्षेत्रफल से कैसे प्रभावित होता है? प्रतिरोध का मान कम हो जाता है यदि आप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हो। तो ये आपने देख लिया। अब तापमान की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा। अब एक आता है ओम का नियम। ओम का नियम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये प्रतिरोध से संबंधित ही है। ओम का नियम क्या कहता है कि निश्चित तापमान पर, भाई कोई भी निश्चित तापमान है तो उस निश्चित तापमान पर किसी प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है, जो किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है तो उसमें जो प्रवाहित धारा है, प्रवाहित विद्युत धारा है, उसके समानुपाती होता है। उसकी क्या होता है? समानुपाती होता है। तो निश्चित तापमान पर किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? उसमें प्रवाहित धारा के विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात V बराबर आई आर। V प्रोपोर्शनल टू आई आर होता है। I तो हमारी धारा है, V हमारा विभवांतर, और R क्या होता है? प्रतिरोध। R क्या है? हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R का मान क्या कहता है? पदार्थ की प्रकृति, तापमान, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या होता है? प्रतिरोध R का मान क्या करता है? पदार्थ की प्रकृति, तापमान, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब बात करें चांदी की। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इस वजह से चांदी को विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। चांदी का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इस कारण से चांदी को विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन की बात करते हैं। प्रतिरोध किस तरह जोड़े जाते हैं, ये आपने पहले जो 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षाओं की किताबें थी उनके अंदर बात की थी, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। एक तो हमारा संयोजन कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन है, और एक हमारा समांतर क्रम संयोजन है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध क्या है? एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े रहते हैं, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। विद्युत परिपथ में क्या होता है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध क्या है? एक के बाद एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हमारा एमीटर होता है, विद्युत फ्यूज होता है, इन सब उपकरणों को हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणाम प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि 3 तार है, 3 उपकरण है, इनका जो परिणाम प्रतिरोध है, इन तीनों को जोड़ेंगे, R1 R2 R3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिणाम प्रतिरोध उनके बराबर आ जाएगा। यह आपने देख लिया है। श्रेणी क्रम संयोजन में परिणाम प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक होता है। अर्थात 3 प्रतिरोध होंगे ना, तो तीनों में से सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा, उससे भी ज़्यादा क्या होता है? परिणाम प्रतिरोध का मान होता है। तो आप देख सकते हो इसमें प्रतिरोध R1 R2 R3 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है श्रेणी क्रम, अर्थात एक के बाद एक क्रम, इधर इधर इस तरह जोड़ा गया है। दूसरा प्रतिरोध आता है हमारा समांतर क्रम प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? समांतर क्रम संयोजन। विद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं? सभी प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो उसे कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों के सिरों पर समान विभवांतर उत्पन्न होता है, समान प्रतिरोध उत्पन्न होता है। हमारे घरों में सभी उपकरण तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। हमारे घरों में क्या होता है? सभी उपकरण और वोल्टमीटर क्या होते हैं? समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब इसका परिणाम प्रतिरोध की बात करते हैं। इसका परिणाम प्रतिरोध इनके बट्टे में हम तीनों को रखेंगे, और इस तरह जितने प्रतिरोध हम होंगे या उपकरण होंगे उनको यदि हम जोड़ते जाएंगे तो परिणाम प्रतिरोध आ जाएगा। ये हमारी पुरानी कक्षा में भी आपने देखा था। अब समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में परिणाम प्रतिरोध का मान सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है। और आप समांतर क्रम प्रतिरोध को आप जैसे ये 1 लगा दिया, 1 2 लगा दिया, 3, तो इस तरह आप श्रेणी
क्रम की बजाय समांतर क्रम में इस तरह लगाएंगे। श्रेणी क्रम में तो एक के बाद एक करके लगाया जाता है, जबकि समांतर क्रम में एक के नीचे एक लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा देखें इसकी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के जो व्यय या क्षय की जो दर होती है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय या क्षय की जो दर होती है उसे विद्युत शक्ति कहा जाता है। और विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? वोल्ट इंटू धारा, अर्थात P बराबर V इंटू आई। यहाँ P का अर्थ होता है विद्युत शक्ति, V का अर्थ होता है वोल्ट, I का अर्थ क्या होता है? धारा। तो इस तरह हमने देख लिया विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक किससे कहते हैं? वॉट को कहते हैं। विद्युत शक्ति के मात्रक वॉट को W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं विद्युत शक्ति के मात्रक W को, वॉट को। विद्युत शक्ति क्या होती है? एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। और हमारे घरों की बात करें तो हमारे घरों में ऊर्जा व्यय का मापन किस में किया जाता है? यूनिट में किया जाता है। किस में किया जाता है? यूनिट में किया जाता है ऊर्जा व्यय का मापन। एक यूनिट की बात करते हैं, 1 किलोवाट घंटा, अर्थात किलोवाट घंटा को एक यूनिट कहा जाता है। यूनिट निकालने का सूत्र क्या होता है? यूनिट निकालने का सूत्र होता है वाट, घंटा और दिन, तीनों को गुणा करके उसमें 1000 का भाग लगा देंगे तो क्या होगा? एक यूनिट निकल के आएगा। जैसे एक हॉर्स पावर की बात करते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। कभी कभी परीक्षा में सूत्र पूछ लिया जाता है कि जैसे विद्युत यूनिट निकालने का क्या सूत्र होता है। विद्युत यूनिट निकालने के सूत्र की बात करें तो उसमें यदि एक सवाल आए, जैसे ये एक सवाल है कि यदि 40 वाट के 10 बल्ब है, रोजाना 3 घंटे चलते हैं, तो एक महीने में कितना बिल आएगा? बल्ब कितने? 10, कितने वाट के? 40 वाट के। रोजाना कितने घंटे? 3 घंटे। और दिन का हमारे पास 3 है, तो हम सबको गुणा कर देंगे। शक्ति, घंटा और दिन, तीनों को गुणा करेंगे तो अर्थात 40, 3 और 30, तीनों को गुणा करेंगे और उसमें क्या करेंगे? 1000 का भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 1000 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? 36 यूनिट। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हो। इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हो। अब कुछ विद्युत उपकरणों की बात करते हैं जो हमारे घरों के अंदर दैनिक यूज से काम आते हैं। जैसे सबसे पहला उपकरण हमारे विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? और कौन कौन से उपकरण पढ़ेंगे? और विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED, ट्रांसफार्मर और जनरेटर अर्थात जनरेटर, इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले बात करें विद्युत फ्यूज की। शॉर्ट सर्किट हो जाता है मेरे घर में, कभी कभी लाइट कभी तेज आ जाती है, कभी धीमी आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण विद्युत परिपथ में नुकसान हो जाता है। और विद्युत परिपथ में ऐसे नुकसान को रोकने के लिए विद्युत परिपथ में किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थात आपने देख लिया था एमीटर और विद्युत फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसमें देख सकते हो एक तारों जैसी संरचना होती है। जब ज़्यादा तेज लाइट आती है तो यह बीच में से टूट जाता है और हमारा विद्युत परिपथ खराब होने से या फिर नुकसान होने से बच जाता है। अब विद्युत आदर्श विद्युत फ्यूज की बात करें तो उसकी क्या खासियत होती है? उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। उसका गलनांक कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। तो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का गलनांक तो न्यूनतम होना चाहिए, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? उच्चतम होना चाहिए। फ्यूज तार का टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार क्या होता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार क्या? शीशा और टिन से मिलकर बनता है। अब विद्युत बल्ब की बात करें, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने की? थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। और विद्युत बल्ब की बात करते हैं उसमें टंगस्टन तंतु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? टंगस्टन तंतु का उपयोग करते हैं। किसमें? विद्युत बल्ब में। और टंगस्टन तंतु का गलनांक 3500 डिग्री तक होता है। कितना? 35 डिग्री, अर्थात इतना ताप वो है आसानी से सहन कर सकता है। तो इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब
विद्युत बल्ब में आप टंगस्टन का फिलामेंट देख सकते हो, ये बल्ब भी देख रहे हो, बल्ब के अंदर क्या है, लेड वायरिंग देख रहे हो आप, ये कैप देख रहे हो। तो इस तरह आपने पूरे पूरे बल्ब की संरचना देख ली है। बल्ब की संरचना देख ली है तो आप इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तापमान कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। शुरुआत में विद्युत बल्ब में कोई गैस नहीं भरी जाती थी, अर्थात बल्ब कैसे होते थे? निर्वात। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है, लेकिन अब क्या भरते हैं? आर्गन गैस भरते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गन गैस क्या होती है? अक्रिय गैस होती है, अर्थात ये फिलामेंट और जो इनके स्ट्रक्चर वाले तंतु होते हैं इनकी सुरक्षा करते हैं। विद्युत बल्ब में केवल 10% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, बाकी शेष 90% विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऊष्मा में। शेष 90% विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। अब विद्युत बल्ब के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? विद्युत बल्ब के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन या संवहनीय धाराओं के द्वारा होता है। संवहनीय धाराओं के द्वारा ये स्थानांतरण होता है। अब विद्युत बल्ब के बाहर ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? विकिरण के रूप में। तो अंदर तो संवहनीय धाराओं के रूप में होता है, जबकि बाहर कैसे होता है? विकिरण के रूप में। तीसरा उपकरण की हम बात करें तो तीसरा उपकरण हमारे हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट में कांच की ट्यूब के भीतर की स्तर पर सतह पर प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप कर देते हैं। जैसे ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, ट्यूबलाइट के अंदर से बाहर से देखते हैं तो सफेद सफेद कलर की ट्यूबलाइट दिखती है। कभी आपने फोड़ी हो या फूटी हुई ट्यूबलाइट देखी हो तो अंदर सफेद सफेद कलर का एक प्रतिदीप्ति पदार्थ लगा हुआ होता है। ट्यूब के दोनों सिरों पर क्या करते हैं? टंगस्टन के धातु लगाए जाते हैं। ठीक है, दोनों सिरों पर क्या करते हैं? टंगस्टन के तंतु लगा दिए, जिस पर क्या? बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया। किसका लेप कर दिया? बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया दोनों सतह पर, दोनों किनारों पर ट्यूब के। चित्र में भी आप देख पाएंगे, अर्थात जो बेस है ये वाले, इधर बेरियम ऑक्साइड का लेप कर दिया। अब क्या करते हैं? जो प्रतिदीप्ति पदार्थ है उसका लेप कर ही दिया आपने, जिसे फॉस्फर कोटिंग कहते हैं। जब इस टंगस्टन धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ट्यूब के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये ट्यूब में विद्युत धारा प्रवाहित या उत्पन्न करते हैं। ट्यूब में क्या करें? विद्युत धारा उत्पन्न या प्रवाहित करेंगे। तो इस चित्र तो आपने देख लिया, चित्र को आप याद रखिएगा। इस विद्युत धारा के कारण क्या? ट्यूब में भरी हुई जो पारे की वाष्प होती है ये पराबैंगनी किरणों को उत्सर्जन करना शुरू कर देती है। ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणें उत्सर्जन करना शुरू कर देती है और ये पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्ति पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको कौन अवशोषित कर लेता है? प्रतिदीप्ति पदार्थ। प्रकाश किरणों या प्रकाश फिर क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और फिर प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करता है। ट्यूबलाइट में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, और चौक का प्रयोग वोल्टता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ट्यूबलाइट में दो उपकरण लगे होते हैं, एक तो स्टार्टर लगा होता है और एक चौक लगा होता है। तो स्टार्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए, जबकि चौक का प्रयोग किस में किया जाता है? वोल्टता को बढ़ाने। फिर बात करते हैं स्टार्टर की। तो स्टार्टर का प्रयोग क्या है? विद्युत धारा का मान बढ़ाने में, जबकि चौक का प्रयोग किया जाता है वोल्टता बढ़ाने में। अब इसके अंदर हम किसका लेप करते हैं? प्रतिदीप्ति पदार्थ का। तो प्रतिदीप्ति पदार्थ क्या होता है? वो पदार्थ जो अधिक आवृत्ति की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और कम आवृत्ति की दृश्य विकिरणों को या प्रकाश विकिरणों को उत्सर्जन करते हैं, उन्हें प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि ये उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी किरणें इनको तो अवशोषित कर लेंगे और कम आवृत्ति की जो दृश्य विकिरणें, प्रकाश विकिरणें, उनका उत्सर्जन करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। फिर आता है हमारा चौथा नया उपकरण है। हमारा नया उपकरण कौन सा है? CFL, जो अभी सभी घरों के अंदर लगाया जाता है। CFL की बात करें, CFL का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, इसको पूरा नाम होगा CFL का। CFL क्या होती है? एक प्रकार की ट्यूबलाइट होती है। CFL क्या होती है? एक प्रकार की ट्यूबलाइट होती है जिसको बल्ब का आकार दे दिया जाता है। CFL में भी क्या करते हैं? प्रतिदीप्ति पदार्थ और पारे की वाष्प, इनका प्रयोग करते हैं। CFL में क्या करते हैं? CFL में भी प्रतिदीप्ति पदार्थ और पारे की वाष्प, इनका प्रयोग किया जाता है। CFL में प्रतिदीप्ति पदार्थ और पारे की वाष्प की सघनता ट्यूबलाइट से ज़्यादा कर दी जाती है।
और CFL की ऊर्जा दक्षता भी ट्यूबलाइट की तुलना में ज़्यादा होती है। क्या होती है? तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं LED की। LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। LED क्या होती है? अर्धचालक पर आधारित प्रकाश स्रोत, अर्थात अर्धचालकों पर आधारित ये प्रकाश का स्रोत है। LED में क्या होता है? PN जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? PN जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया जाता है। अग्र बायस में क्या होता है? PN जंक्शन डायोड के P सिरों पर जो धनात्मक सिरे होते हैं और जो N सिरे हैं उनके बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है। तो P सिरा है, P सिरे को तो एनोड से और N सिरा उसको कैथोड से जोड़ दिया जाता है। इससे हमारा डायोड पूरा हो जाता है। अब LED की जो ऊर्जा दक्षता की बात करते हैं, ये CFL की तुलना में ज़्यादा होती है। LED की ऊर्जा दक्षता CFL की तुलना में ज़्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या होता है? वो उपकरण होता है जो विद्युत की वोल्टता को बढ़ाने की या फिर घटाने का कार्य करता है। विद्युत उपकरण होते हैं, उनकी वोल्टता को बढ़ाने का कार्य भी करता है और घटाने का कार्य भी करता है। तो ये कौन होते हैं? ये ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर के देख लेते हैं आप चित्र। तो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, तो इसमें ये अपने प्लेटें हैं लोहे की। इसमें क्या है कि तार को मोड़ मोड़ की कुंडलियाँ बनाई गई है दोनों तरफ से। तो इस तरह से आपने देख लिया। ये ट्रांसफार्मर ऐसा होता है। जो फर्स्ट में जो आता है, तो ये तो हमारे प्राथमिक कुंडली होती है, दूसरी तरफ हमारी द्वितीय कुंडली है। तो इसमें घेरों की संख्या की गिनती अलग अलग होती है। घेरों की संख्या की गिनती क्या होती है? अलग अलग होती है। यदि आपको उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की तरफ धारा का प्रवाह करना है, तो इधर की तरफ तो आप क्या करोगे? ज़्यादा कुंडलियाँ बनाओगे, इधर क्या? कम कुंडलियाँ बनाओगे। तो इस तरह आप ट्रांसफार्मर के जरिए विद्युत प्रवाह को गिन सकते हो, अर्थात कम या ज़्यादा कर सकते हो। N1 का अर्थ होता है हमारे प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या। N2 का अर्थ होता है द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या। तो आप इन घेरों की संख्या को कम करके या ज़्यादा करके आप विद्युत प्रवाह को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बात करते हैं, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में कम वोल्टता की विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में क्या होती है? कम वोल्टता की विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है? उच्चाई ट्रांसफर की सहायता से वोल्टता को बढ़ाकर स्थानांतरित करते हैं। उच्चाई ट्रांसफर क्या करते हैं? निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में ट्रांसफर या परिवर्तित करते हैं। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करते हैं। उच्च वोल्टता के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर जिन्हें स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दूसरा हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं जिन्हें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब विद्युत की वोल्टता को ये बढ़ाते हैं, अर्थात निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कम होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उच्चाई ट्रांसफार्मर में यदि घेरों की संख्या ज़्यादा है तो बिजली भी ज़्यादा बनेगी, वोल्टता भी बढ़ेगी। तो स्टेप अप हमने देख लिया। अब अपचाई वाला देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? विद्युत की वोल्टता को घटाया जाता है। विद्युत की वोल्टता को क्या घटाया जाता है? अर्थात विद्युत उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। क्या करते हैं? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में वही होता है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज अधिक होता है, जबकि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज कम होता है। V1 ज़्यादा होता है V2 से। जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या अधिक होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है। तो हमने अपचाई ट्रांसफार्मर भी देख लिया, चित्र में भी आप देख लीजिए। जो प्राथमिक कुंडली है उसमें तो घेरों की संख्या ज़्यादा है, जबकि दूसरी वाली जो कुंडली है तो उसमें घेरों की संख्या कम है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा जनित्रीय जनरेटर का। जनित्रीय जनरेटर की बात करें
तो वो उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे जनित्र कहते हैं। जनित्र किसे कहा जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? जनित्र कहा जाता है। ये जनरेटर कहते हैं। जनित्र या जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जनित्र या जनरेटर क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जनित्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा एक तो एसी जनित्र और डीसी जनित्र। एसी अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा को पैदा करता है, दूसरा डीसी अर्थात जो दिष्ट धारा को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं, एक दो उपकरण होते हैं, तो उनमें एक तो धारा मापिका अर्थात गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने और विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत धारा की दिशा पता लगाने के लिए और विद्युत धारा की उपस्थिति का, कि इस तार में विद्युत धारा है कि नहीं है, और है तो किधर से किधर है, किधर से किधर नहीं है, इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापिका। गैल्वेनोमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। गैल्वेनोमीटर में विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, इसका प्रतिरोध कैसा होता है? इसका प्रतिरोध 0 होता है। अगले उपकरण की बात करते हैं, अगला उपकरण हमारा एमीटर। एमीटर की बात करते हैं, उपकरण वो उपकरण जो विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में धारा के मान को मापता है। अर्थात वो उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा के मान को मापता है उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट तार का प्रयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कैसे करते हैं? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या शंट तार का प्रयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। आदर्श एमीटर की बात करते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 0। विद्युत परिपथ में इसको क्या है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर बात करते हैं आगे वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर किसे कहते हैं? वोल्टमीटर किसे कहेंगे? वो उपकरण जो विद्युत धारा में विभवांतर का मापन करने का कार्य करता है। वो उपकरण जो विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करने का कार्य करता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसका निर्माण कर सकते हैं। क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसका निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में इसको लगाते हैं। आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत। तो आज की टॉपिक में हमने स्थिर विद्युतिकी और धारा विद्युतिकी के बारे में बहुत कुछ बातें जानने का प्रयास किया। इस तरह के टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।